अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, मेरे अक़ब में वो जगह मौजूद है जहाँ 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जनार रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर सदारत करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, जिसे बाज़ मंजूर कर लिया गया। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ के हसूल के लिए हमारे बुज़ुर्गों, जवानों, बच्चों और औरतों ने अपनी अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आया। इस वतन अज़ीज़ के हसूल का मकसद मुसलमानान पाक हिंद के लिए एक ऐसी रियासत का क़याम था जहाँ मुसलमानों को मज़हबी आज़ादी हासिल हो। मुसलमानों की जानिब से एक ऐसे वतन का मुतालबा था जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून नाफिज हो। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ हासिल कर तो लिया, लेकिन क्या हम उस मकसद में कामयाब हो पाए? आज के इस प्रोग्राम में बहुत से लोगों से बेशतर सवालात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, ये बताएं कि हमारा वतन अज़ीज़ कैसे तरक्की कर सकता है? हमारा वतन अज़ीज़ इस तरीके से तरक्की कर सकते हैं, हम करप्शन ना करें, ईमानदारी से अपना काम करें, और हमको ये चाहिए कि हम अपनी तालीम पर तवज्जो करें, जिससे हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। प्यारे भाई, ये बताएं कि इस वतन अज़ीज़ ने तो हमें बहुत कुछ दिया, जवाब में हम क्या दे रहे हैं इस मुल्क को? जी कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं दे सके हम इनको, क्योंकि हमने कोई तालीमी इदारे पे गौर नहीं किया। बच्चों की डेवलपमेंट पे लोग इस तरह फिर रहे हैं, कोई कारोबार नहीं, कुछ भी नहीं। हमें चाहिए हम अपने मुल्क में रह के ईमानदारी से काम करें, मेहनत करें, लोगों को, गरीबों की मदद करें, ताकि हम डेवलपमेंट कर सकें अपने मुल्क की। इसी वजह से मैं यही कहूँगा कि ये जो आजकल करप्शन वगैरह सीन चल रहा है ना, सब कुछ छोड़ के ईमानदारी पे आए, क्योंकि ईमानदारी में ही जो बरकत आएगी आपको। ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को अच्छे से अच्छा काम मिले करने के लिए वगैरह, अपने के लिए डेवलप करें अपनी कंट्री को, जो हालात चल रहे हैं मौजूदा हालात को बेस्ट करें, बस हम यही कह सकते हैं, और यही पाकिस्तान ने हमें दिया है आज का। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं? ये हम स्टूडेंट हैं, किस क्लास में? हम BScs कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? NBS यूनिवर्सिटी से। तो क्या समझते हैं कि हमारी हुकूमत संजीदा है तालीम पे तवज्जो देने के लिए? जो हालात बने हुए हैं ना इस टाइम, ये हालात हैं कि जो क्लासेस वगैरह ऑनलाइन चली हैं, कहने को तो यही है कि एक नया एक्सपीरियंस है लोगों को, लेकिन जो मैंने देखा ना, कोई इतना अच्छा नहीं है। सिर्फ क्लासेस हो रही हैं, नहीं हो रही कोई सीन नहीं, लिंक सेंड करके साइड पे हो जाते हैं कि खुद ही तुम कर लेना, बाकी ये वो करके वेबसाइट बना दी है, देखें अब 5-6 लोग हैं, अब कोई ऑनलाइन नहीं आता, ये कैसे स्टडी हो गई? अब देखिए, एक बंदा आया होता है बस ऑनलाइन बैठा, एक सर अकेले ही होते हैं, बाकी लोग सोए होते हैं, इस तरह स्टडी तो नहीं होती ना, इस तरह हमारा कंपटीशन तो नहीं होगा ना। अच्छा, आप दोनों से सवाल है जी, कि हमारे मुल्क को हासिल किया गया इस्लाम के नाम पे, कैसे क्या इस्लामी कानून क्यों नहीं नाफिज हुआ? इस्लामिक कानून क्यों नहीं नाफिज हुआ? क्योंकि बाकी चीज़ें बड़ा इन्होंने फॉलो की हैं। इस्लाम फॉलो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे तो फिर इस तरह ही धक्के ही पड़ रहे हैं कि साहब के आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। किसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस्लामी कानून फौरी तौर पे वतन अज़ीज़ में, पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाए? हमारे प्रेसिडेंट की, जो हमारे PM ऊपर बैठे हैं, CM बैठे हैं, आगे जो नीचे हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, ये इनका दुख बनता है कि इस्लामी जमहूरियत अपने पाकिस्तान में लाया जाए। अगर वरना हम लेके आते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर वाला तबका बैठा है उनको चाहिए ये सब कुछ करे और इस्लामी नाफिज अपनी कंट्री में लेके आए। बेटा, क्या नाम है आपका? अजान। किस क्लास में हैं आप? नर्सरी। बड़े होके क्या बनेंगे आप? फौजी। फौजी बन के, आर्मी ऑफिसर बन के क्या करेंगे? पाकिस्तान के लिए जंगे लड़ूंगा। जंग लड़ेंगे पाकिस्तान के लिए आप? अच्छा, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? अब्दुल्ला। क्या मैसेज दोगे अपने फ्रेंड अब्दुल्ला को? कैमरे में देख के बताओ। कहूँगा कि आप भी इसी तरह इनकी तरह काम करें और आप भी आर्मी के बीच में जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताएं कि इतना अरसा हो गया वतन अज़ीज़ हासिल किए, इस्लामी कानून नाफिज क्यों नहीं हो सका? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इसका इजाज़त दी, ठीक है, सवाल की जवाब देने की। देखें, पाकिस्तान को बने हुए मेरे ख्याल से 75 ईयर्स हो गए, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग की जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो हर साल 5 साल बाद चेंज होती रहती है, और जो भी पॉलिटिक्स आती है, जो भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जो भी आते हैं, उनको कोई मोटिवेट नहीं करता, ठीक है ना। हर एक चीज़, किसी काम करने के लिए ना, हर एक चीज़ को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। चाहे नया लीडर आए या कोई भी नया लीडर आए, क्योंकि लीडर चूज़ होता है पाकिस्तान से, और जो लीडर पाकिस्तान से चूज़ होता है, ऑफ कोर्स वो पाकिस्तानी होगा और वो मुस्लिम होगा, ठीक है। तो जब लीडर आता है उसको हम लोग को चाहिए कि पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि उसका साथ दे
اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اسلامی قانون ابھی تک نافذ کیوں نہیں ہوا، قانون ہے. اگر آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ چلے جائیں، اگر آپ عدالت جائیں، ایجوکیشنس میں جائیں یا کہیں بھی جائیں، وہاں پہ قانون ہے. آپ خود دیکھیں نا، اب کورونا ہے، ٹائم چل رہا ہے، آپ کو پتہ کورونا میں ماسک پہننا چاہیے، نہ آپ نے پہنا نہ میں نے پہنا. تو یہ غلطی قوم کی ہے، قوم کے جو لوگوں کی ان کی ہے. باقی یہ ہے کہ قانون وغیرہ ہم لوگ کے پاکستان میں ہے، یہ ہم لوگ کی قوم کو ہی چاہیے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو فالو کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں. جب تک آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ چیز اب آئے گی نہیں. لیکن سر میری ریسرچ کے مطابق پاکستان میں اسلامک لا نہیں ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک چور ہے نا، اسلام کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو ہاتھ تو نہیں، میں نے آج تک میں نے تو نہیں کبھی کسی کا ہاتھ کٹتے آپ دیکھا. مجھے یہ بتائیں، ٹوٹل آئی تھنک سو اس پوری دنیا میں 37 اسلامک ملک ہیں، جس میں صرف سعودی عرب ایسا ملک ہے جو یہ قانون نافذ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان دیکھا جائے، پاکستان اس کے لحاظ سے سب سے زیادہ اسلامک جو پاپولیشن ہے مسلمس کی وہ پاکستان میں ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں کیا جا رہا. دیکھیں ہر ایک ملک کی نا ایک ان کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کو چلانے کا ذریعہ ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے اس ملک نے تو ہمیں بہت کچھ دیا، اس چمن کو ہم نے کیا دیا؟ سر بہت کچھ دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جو ہماری یہاں کی قوم ہے، جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں، دنیا میں کوئی ایسی ملک کی ایسی قوم آپ کو ملے گی نہیں. کیونکہ یہاں جیسے مرضی حالات ہو جائیں، ہم لوگ اس اپنے ملک کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس ملک کے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چل رہے ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، اور اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی. یہاں ہمارا جتنا غریب طبقہ ہے وہ بیچارے جیسے مرضی حالات ہو جائیں، وہ بیچارے اپنے فیملیز کو لے کے چل رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں. اور اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی. یہ ہم اپنے ملک کو برا نہیں کہتے، ہم اپنے ملک کو باہر دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو بدنام نہیں کرتے. ہر جگہ ہر وقت اپنے ملک کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جو ہمارے بڑوں نے، جو ہمارے سپاہیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، انہی کو لے کے چل رہے ہیں، اور ابھی بھی ہم وہی کچھ کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں کہ اتنا ٹائم ہو گیا، اتنا وقت گزر گیا، پاکستان ملے، ہمیں آزادی مل گئی، الگ وطن لے لیا، اسلامک قانون کیوں نہیں نافذ ہوا؟ سب سے پہلے بھائی آپ یہ بتائیں کہ اسلام کس کو کہہ رہے ہیں، آپ ڈیفینیشن بتائیں. آپ اسلام کس طرح کا اسلام چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس نام پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا نا، وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک ایسا وطن چاہتے تھے جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون نافذ ہو. تو وہ میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک کہ کوئی ایسا رول، کوئی ایسا قانون پاکستان میں نافذ ہوا ہو. اسلامی قانون یہاں پہ نافذ تو ہیں، لیکن صحیح طریقے سے وہ جس نیت سے اور جس لحاظ سے نافذ ہونا چاہیے تھا وہ نافذ نہیں ہوا. سر یہ بتائیے گا آپ کہ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں ایک قوم کی صورت میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ جی، کسی بھی ملک کے اور کسی بھی قوم کے ترقی کے لیے 3 ہی چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1، اس قوم کو ایک اچھی تعلیم دے دیجئے جس میں یکساں نصاب ہو پورے پاکستان میں. وہ آپ یکساں نصاب دیں گے تو آپ کی قوم ترقی کر جائے گی نیکسٹ 10 سے 15 سالوں کے اندر. دوسرا، آپ اس قوم کے اندر آپ ایک چیز بتا دیں کہ آپ نے کرپشن نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہے آپ کی عدالتیں اور آپ کے ادارے انصاف اور میرٹ پہ کام کریں. یہ 3 چیزیں، انصاف، میرٹ، کرپشن فری پاکستان، اور ساتھ میں یکساں نصاب تعلیم، ان 4 چیزوں پہ اگر ہم لوگ آج سے ہی کنٹرول کرنا شروع کر دیں، آج سے فوکس کرنا شروع کر دیں، تو نیکسٹ 10 سے 15 سالوں میں ہم لوگ ملک کے پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. جو بات آپ نے کی ہے بظاہر مشکل ہے، لیکن امید کی جا سکتی ہے. بالکل امید کی جا سکتی ہے. اور مجھے امید ہے، کب بھی امید ہے، کہ عمران خان کے اوپر ہم لوگ جتنا بھی تنقید کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ اس کو فرسٹ ٹائم پرائم منسٹرشپ ملی ہے، پر ہی ہیز کریج، ہی ہیز پوٹینشیل کہ وہ کچھ کر سکتا ہے. اگر اس کو ہم لوگ 10 سے 15 سال کے لیے کنٹینیوسلی اس کو گورنمنٹ دے دیں، یا اس کو وہ الیکٹ ہوتا رہے بار بار، ڈیموکریسی ہماری ریوائیو اسی طرح کنٹینیو کرتی رہے، 5 سال پوری کرتی رہے ہماری حکومت، تو امید ہے اسی ڈیموکریسی کے رزلٹس کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ بہتر ملک اور بہتر قوم کی طرف انشاءاللہ چلے جائیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ہمیں اس وطن نے تو بہت کچھ دیا، جواب میں ہم اس ملک کو کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے اس ملک کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. جتنے بھی ہمارے حکمران آئے ہیں پہلے والے، انہوں نے اس ملک کو صحیح طریقے سے لوٹا ہے. انہوں نے کسی نے ملک کے لیے نہیں سوچا. ہمیں اس وقت جو ہے نا، یہ پاکستان کے لیے ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. ہم نے عمران خان کی صورت میں اللہ نے ہمیں ایک اچھا لیڈر دیا ہے. عمران خان تو کم از کم ایماندار ہے نا، پرائم منسٹر ہمارا ایماندار ہے. ہمیں اس کو ٹائم دینا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ دینا چاہیے. اس لیے ہمیں تھوڑا سا ویٹ اور صبر بھی کرنے چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا اچھا دور آنے والا ہے عمران خان کی لیڈرشپ میں.
سر بالکل ٹھیک کہا آپ نے, لیکن میں ایک غیر جانبدارانہ ہو کے ایک بات کروں گا. خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں غربت ختم کر دوں گا, غریب آدمی آرام سے اپنی زندگی گزار سکے گا, لیکن آپ دیکھیں کہ مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے. اس میں خان صاحب کا قصور لگتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں نا, اس ملک میں مافیا سسٹم ہے. مافیا اتنے اسٹرانگ ہے کہ اس نے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر مافیا بیٹھا ہوا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو اس لیے ان کی پوری کوشش یہ رہی ہے پورے 2 سال کہ ہم کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ناکام ثابت کریں, کہ لوگ بھی اس سے تنگ ہو جائیں, یہ اس حکومت کو ناکام کریں. لیکن اللہ کا شکر ہے حکومت ناکام نہیں ہوئی اور نہ ناکام ہوگی. عمران خان کے ساتھ ہیں. اب ہماری اکانومی بہتر ہو گئی ہے, آپ دیکھیں نا پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے, اکانومی بہتر ہوگی. اب آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا نام دیکھیں. انشاءاللہ ہم ہوپ فل ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی, اگر پاکستان نے ترقی کی ہے, ہم اس دلدل سے نکلیں, یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, تو نکلیں گے تو یہیں سے نکلیں گے, نہیں نکلے تو پھر ہمارا اللہ حافظ ہے. یہ ایک عادت ہے, ہمیں ان کے اوپر ریلائے کرنا ہے, ٹرسٹ کرنا ہے, باقی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی دشمن ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہم لوگ ایک اٹامک پاور ہیں, اور اٹس ناٹ ایزی کہ کوئی دشمن ملک ہماری اٹامک پاور کو ہوتے ہوئے پاکستان کی, نو ڈاؤٹ ہماری اکانومی اس لیول کی نہیں ہے کہ ہم لوگ اکانومیکلی کسی سے مقابلہ کر سکیں, پر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمارے اٹامک پاور ہوتے ہوئے کوئی بھی ملک اس کی طرف میلی آنکھ کی طرف ہماری طرف دیکھے گا. اور دوسری بات یہ, اگر کسی نے جرت کی بھی صحیح, تو ہماری افواج اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ ایک ہی پیج پہ ہیں, اور ہم لوگ بھرپور جواب دیں گے. ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک اس ملک کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ پاکستان ترقی اسی طرح کر سکتا ہے جب ہم صحیح اپنے کام کریں گے, اپنے فرائض ادا کریں گے. ہم وہ کرتے نہیں ہیں تو پاکستان ترقی نہیں کرتا. ہم سارا کچھ گورنمنٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہیں, وہ نہیں صحیح کرتے, حالانکہ ہم خود صحیح نہیں ہیں. ہم خود صحیح ہوں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, کیا ہم اپنا کام, اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کرتے ہیں؟ کہتے تو سارے ایسے ہی کہ ہم کرتے ہیں, لیکن کرتا کوئی بھی نہیں ہے. 90% لوگ یہی کرتے ہیں کہ اگر آفس جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے رکھے ہوئے تھم اسکین لگاتے ہیں اور لگا کے باہر چلے جاتے ہیں, کام ہی نہیں کرتے. تو ہر طرف کرپشن تو کر ہی رہے ہیں ہم. کوئی بھی کام کروانا ہو پیسے دے کے ہم کام کرواتے ہیں, مجبوری ہے, ویسے کام ہوتا نہیں ہے. تو ہمارا اپنا بھی قصور ہے, ہم دوسروں کو گالی نکالتے ہیں. ایک اچھی قوم بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک اچھی قوم کا سب سے پہلے تو آپ کو سچ بولنا چاہیے. اگر آپ سچ بولیں گے تو میرا خیال ہے سارے مسئلے ریزالو ہو جائیں گے آپ کے. وہ ہم کرتے نہیں ہیں, اور اگر وہ کیونکہ اس سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نقصان ہوگا اس سے, لیکن میرا خیال میں نقصان تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, بعد میں اس کا لانگ ٹرم فائدہ ہی ہوتا ہے. لیکن لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور پھر ایک جھوٹ بولنے کے لیے پھر وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور پھر ایٹ دا اینڈ نقصان ہوتا ہے ان کو اپنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان بنے اتنا عرصہ گزر گیا, ہم نے ترقی نہیں کی, ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ ترقی کی کرنی جی, حکومت اپنا ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ. ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਰਿਸ਼ਕੇ ਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਆੜ ਸ਼ਾਹ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ. اتنا عرصہ بیت گیا پاکستان کو الگ ملک بنے, ہم لوگ اس طرح سے ترقی کیوں نہیں کر سکے؟ اس میں سب سے بڑا تو ایک جو امپیکٹ ہے وہ عوام کا بھی ہے اور کچھ گورنمنٹ کا بھی ہے. تو اس میں اب یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ کہ یعنی کہ عوام نے گورنمنٹ کے لیے کیا کیا ہے سب سے زیادہ. یہ آپ ایسے کہہ لیں کہ اس ملک نے تو ہمیں بہت کچھ دیا, ہم نے اس ملک کو کیا دیا, ایسے کہہ لیں آپ؟ جی بالکل ایسا ہی. تو کیسے ترقی کریں گے ہم؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں سب کو اوپر سے لے کے نیچے تک ہمیں ایمانداری کا جو ہے نا دامن تھامنا چاہیے, پھر ہم اس اسٹیج پہ پہنچ سکتے ہیں. ناظرین بہت اچھی بات کی انہوں نے. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنا کام ایمانداری سے کرنا ہے. میں اپنی ذات کی بات کروں کہ اگر مجھے اپنا کام ایمانداری سے کرنا ہے تو مجھے 8 گھنٹے آفس میں رہ کے صرف اپنا کام کرنا ہے. مجھے رائٹ لیفٹ جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں, سوشل میڈیا یوز نہیں کرنا. اگر میں اپنا کام ایمانداری سے کروں گا تو میری جانب سے ملک کی ترقی میں حصہ ڈلے گا. میں دعا گو ہوں کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. آئیے کچھ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ بتائیے گا کہ وطن عزیز حاصل کیے کافی عرصہ بیت گیا, ہمارے ملک میں اسلامی قانون نافذ کیوں نہیں ہو سکے؟ دیکھیے اسلامی قانون نافذ تب ہو سکتا ہے جب ہماری زندگی میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہوا. اگر ہم ہٹ کے زندگی گزاریں گے تو اسلامی قانون نافذ نہیں ہوگا.
जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया ना, वो हम उसको फॉलो करेंगे, उस पर चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में दीन दाखिल होगा। अगर नहीं चलेंगे, दीन जो बचा कुचा है वो भी ज़िंदगी से निकल जाएगा। ये शर्त है। सर आप ये बताइएगा कि क्या हम अपना काम, अपनी ड्यूटी, अपने फ़राइज़ अच्छे अंदाज से ईमानदारी के साथ सरअंजाम देते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरी नज़र में जो है कि अगर हर बंदा ईमानदारी के साथ अगर मतलब अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे तो ये मामला नज़र ही ना आए। आज जो ये माशरे में जो अफरा तफरी का जो आलम है, जो देखते हैं कि भाई भाई से जुदा है, मतलब मामला जैसे लड़ाई झगड़े छोटे मोटे जो होते हैं उस पर नहीं, सिर्फ क्या है कि दिलों में एक नातफाकियाँ, ना चाहकियाँ, ये मामला आता है। दिल में खलूस नहीं। आज माशरा वो है कि हर दूसरा बंदा जो है ना सिर्फ एक लालच कह लें कि दिल में पैसे की हवस कह ले, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारे दिलों में हैं, जो इससे हमारे अखलाक, प्यार, मोहब्बत जो एक दूसरे से ख़त्म हो रही है। अगर हम इस चीज़ को ख़त्म कर दें तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर पाकिस्तान हासिल कर तो लिया, लेकिन जो मुल्क हमसे बाद में बने हैं वो तरक्की करके हम तनज़्ज़ुर का शिकार हो गए। क्या समझते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? मेरी मिसाल बांग्लादेश से है, मेरी मुराद बांग्लादेश है। इस पे तो बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका कि हमारे मुल्क में हुक्मरानी अच्छे नहीं शुरू से आए। अगर मुल्क के हुक्मरान अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा मुल्क भी ठीक होगा। बात तो सारी आगे ख़त्म होती है यहाँ पे। मैंने अपनी लाइफ गुजारी है बाहर। हम लोगों को टैक्स देने की आदत नहीं। हम लोग बाहर दुबई में होते हैं, स्पेन में होते हैं, यूरोप में कभी सांस लेने का भी टैक्स देते हैं। यहाँ के लोग टैक्स देंगे तो कभी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कितनी दुनिया फाइलर है, हर दूसरा बंदा बिजनेसमैन है। पाकिस्तान में बिजनेसमैन भी तो है ना। बिग क्वांटिटी लोग टैक्स नहीं देते। जब ये लोग टैक्स देंगे तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क के मामला ठीक हो जाएंगे सारे। आपको क्या लगता है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जब वो अच्छे अंदाज में ईमानदारी के साथ टैक्स पे करेगी तो क्या हम तरक्की के चांसेस हैं हमारे? अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के चांसेस हैं, बट अगर वो पैसा इस्तेमाल में अगर अच्छी जगह पे जाएगा तो फिर बिल्कुल हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ये तो कंफर्म है। अगर आपका पैसा इस्तेमाल में अच्छी जगह पे जाएगा ना तो आपका पैसा ज़ाया नहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक होगा आपके साथ। हमारे पैसे इस्तेमाल में गलत जा रहे हैं। इमरान खान साहब को मैं लाइक करता हूँ, नो डाउट कि वो ख़ुद बहुत ही अच्छे आदमी, लेकिन उनके नीचे जितने लोग हैं काफ़ी लोग अच्छे नहीं हैं। अगर वो लोग ईमानदारी से अपना काम करें, हम लोग सब मिलके अपना अपना ईमानदारी से काम करें तो नो डाउट इस मुल्क को आगे लेके जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जिक्र किया कि आपका ज़्यादा अरसा बाहर गुजरा है। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाए या मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो उन ममालिक में हम हंसी खुशी टैक्स पे करते हैं, जवाब में हमें पर्क्स मिलते हैं, हमें फैसिलिटेट किया जाता है। पाकिस्तानी ताजिर किस डर से टैक्स पे नहीं करता? ये पता नहीं समझते हैं कि जो नैब बैठी हुई है, एक्साइज बैठी हुई है, ये हमको मार देंगे। आप बिलीव करें, मैं 2013 से पाकिस्तान में टैक्स पे कर रहा हूँ, इनकम टैक्स, सेल टैक्स कंप्लीट पे कर रहा हूँ। मैं बहुत खुशहाल हूँ, बहुत खुशहाल हूँ। मैंने अपना घर भी बनाया है, 2-3 गाड़ियाँ भी ली हैं। मेरा तो बड़ा ज़बरदस्त सेटअप चल रहा है। और मैं 2006 में मैं 8,000 रुपये पे काम करता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास ये भी गाड़ियाँ, 2 बड़ी गाड़ियाँ भी। क्यों? ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे सब कुछ मिलेगा, ना मिलने वाली बात नहीं है। जब हम हसद रख के चलेंगे ना कि मेरे पास है, इस आदमी के पास क्यों नहीं, इसने पता नहीं कहाँ से लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इंसान के पास कुछ आएगा। क्या मैसेज देंगे वो लोग जो टैक्स चोरी करते हैं, जो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते? क्या मैसेज देंगे उन्हें? उनके लिए तो बस ये एक ही मैसेज है कि आपको तो अल्लाह का वास्ता है अपने मुल्क को सपोर्ट करनी है, आपने किसी को सपोर्ट नहीं करनी। आप ये देख लें कि आपने अपने घर को सपोर्ट करनी है। ये हमारा घर है ना पाकिस्तान, अगर ये नहीं तो हमारी तो पहचान ही नहीं है। मैं गलत तो नहीं बात कर रहा, पाकिस्तान है तो हमारी पहचान है। और पाकिस्तान के जो हकूक़ हैं, जो भी हैं, ये मामलात बिल्कुल ठीक हो के सारे जाएंगे तो कभी भी हम पीछे नहीं जाएंगे लोगों से। हम बिल्कुल ठीक जाएंगे, लाइन पे जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है। इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपने मुल्क से प्यार है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आज नहीं कल नहीं उम्मीद पे हैं, हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा, ज़रूर होगा इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह पे मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने आज तक पाकिस्तान में जब भी पैसा भेजा कभी हुंडी के थ्रू नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? कि मैं अपने मुल्क को सपोर्ट करूँगा। अगर मैं बैंक के थ्रू पैसे पाकिस्तान भेजूँगा तो ज़ाहिर बात है वो टैक्स मेरे मुल्क को भी जाएगा। तो अगर मैं हुंडी के थ्रू भेजता हूँ तो मुझे पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं मेरे घर वालों को। लेकिन मैंने तो कभी आज तक ऐसा काम नहीं किया और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुनिया हमारे पाकिस्तान की है वो सब इसको फिल करेगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक से वापस आके कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से। आइए कुछ लोकल ताजरों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया,
इस्लामी कवानीन क्यों नहीं नाफिज हो सके? होने चाहिए बिल्कुल, कलमे के नाम पे लिया गया, कलमे वाला काम होना चाहिए और इसके लिए पूरी हुकूमतों को इसको मिलके काम करना चाहिए, जिसमें उलमा हैं सारे हमारे, सबको मिलके इसके लिए काम करना चाहिए कि ताकि ये इसमें इस्लामिक निज़ाम आए, निज़ाम मुस्तफ़ा आए, कलमे का वाला परचम बुलंद हो, और बल्कि पूरी पाकिस्तान में पूरी दुनिया में कलमे का परचम बुलंद हो। अच्छा ये बताइएगा कि बांग्लादेश हमारे मुल्क बनने के बाद बना, बल्कि हमसे ही जुदा हुआ। बांग्लादेश तरक्की कर गया, हम तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए, ऐसा क्यों है? बस हमारे मुल्क के अंदर आपस में ही नहीं वो लोगों का इत्तेफाक नहीं है, तो वो इसलिए है। तरक्की तो होती है कि जब एक जगह मिल बैठेंगे तो फिर ही होगी तरक्की। काम में मुनशियत में जैसे हम पीछे जा रहे हैं कारोबारी मगाज से, उसके मुताबिक आपको देखेंगे ना, हमारी जो मुनशियत है वो पीछे चली रही है। ये जो अभी लॉकडाउन हुआ है इसमें मुल्क का काफ़ी नुकसान हुआ है। बाकी अल्लाह की तरफ से है, जो बेहतर करेगा जब इंशाल्लाह, इसकी कोशिश करनी चाहिए। जो हुक्मरान बैठे हमारे, उनको बेहतर इसका इसलिए सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि इतना टाइम बीत गया, पाकिस्तान बने, हमसे बाद हमारे से एक मुल्क निकल गया बांग्लादेश, हमसे मिला ना, हमसे ही निकल के आगे गया वो। बांग्लादेश तरक्की कर गया, हम तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए। हम तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों हुए? सर पहली बात, हमारे मुल्क में सबसे पहले ये जो हमारा मुल्क है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे कायम हुआ, और जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जितनी अनथक मेहनत से हमें इतना खूबसूरत मुल्क लेके दिया, और उसके बाद तो हम पे डिपेंड करता है ना कि हम लोग इस मुल्क को कैसे लेके चल रहे हैं। ये सारी की सारी जिम्मेदारी हम जवानों पे, हम बूढ़ों पे, हम बच्चों पे ही आती है। अब हमारे से पहले बांग्लादेश नहीं आज़ाद हुआ, हमारे बाद हुआ, लेकिन हमारे से आगे निकल गया मेरे भाई। तो वो कैसे निकल गया, सिर्फ आवाम के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, जो हमारे लीडर हैं, गवर्नमेंट है हमारी, हमें आज तक सिंसियर, मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद कुछ और लीडर्स भी हैं बीच में, उनको निकाल के बाकी आज तक कोई सिंसियर लीडर नहीं मिला। अब इमरान खान सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें भाई जज़ा दे। अगर वो मेहनत करके हमारे मुल्क को तरक्की दिला सकता है तो अल्लाह पाक उसे तरक्की दे। अगर वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं सोच रहा तो भाई अल्लाह पाक हमें कोई अच्छा लीडर दिलवा दे। और सबसे पहले हमें अपने अवाम को मैसेज देना है कि हम लोग खुद सही हों। जब तक हम लोग खुद सही नहीं होंगे, यानी कि हम एक दूसरे को काट जो रहे हैं, हम दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, हम खुश इखलाक नहीं बनेंगे, हम अपने दूसरे भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते मेरे भाई। क्या हम अपने फ़राइज़ अच्छे अंदाज से ईमानदारी के साथ सर अंजाम दे रहे हैं? सर मेरी बातों का सारा जवाब ही यही है कि हम लोग खुद से ही खुद गर्ज हुए पड़े हैं। हम किसी का कोई सोच ही नहीं रहे हैं, हम अपने भाई का नहीं सोच रहे हैं, इसलिए खुद गर्जी है हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई। तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? हम कौम कैसे बन सकते हैं? हम तो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, हम कौम कैसे बन सकते हैं? सर हम कौम इसी वक्त ऐसे ही बन सकते हैं कि जब हम ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह और अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके अमाल पे अमल करेंगे। अगर उन पे हम अमल नहीं करेंगे, हम अब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा तो मेरे भाई हम कभी तरक्की नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम ये बताइएगा कि पाकिस्तान बने काफ़ी अरसा बीत गया, जिस नाम पे, जिस कलमा पे हमने ये मुल्क हासिल किया था, उस मकसद से क्यों हट गए हम? बेटा ये तो हमारा पता कि एक तो सियासतदान ठीक हो ना, ये तो पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम भी आ जाएगा, वो आपका ये सारा निज़ाम भी ठीक होया। इतनी करप्शन, जितना इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं आपका करप्शन ख़त्म कर दूँगा, मैं खुद इमरान खान का बड़ा हामी था, लेकिन अब मुझे मेरा दिल करता है उसको गालियाँ निकालने को। ये तो नहीं कि यानी कि हद से ज़्यादा इसने करप्शन और आपके सामने हालात दे लें। अब सुबह आके बैठे हुए पता को नहीं, 3 से 4 दिन बिस्मिल्लाह तक नहीं कट कर जा रहे, ये हालात हुए हैं। क्या समझती हैं क्या वजह है कि बिज़नेस तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है? तो इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं या क्या अनासर हैं? इनकी पॉलिसी की वजह से हो रहा है। आप जितने भी देख लेना, ना आटा ना चीनी, सब कुछ मार्केट में गायब है। इनको नहीं नज़र आता इमरान खान, सब कुछ नज़र आता है, सब कुछ पता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो क्या बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने वतन अजीज़ इस मकसद के लिए लिया था? नहीं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, बनाई पाकिस्तान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये इसको कर ही नहीं पा रहे। इस्लामी कवानीन क्यों नहीं नाफिज कर सके? बेटा ये चाहें तो एक दिन में हो सकता है, ये चाहें तो हो सकता है। ये सियासत हमारे चाहें तो घंटों में हो सकता है, हमारे जज साहब से चाहें तो
आप दे लें, किसी को दे लो, कोई सज़ा नहीं है, जज भी दे लें, और मलक साहब को दे, मरशद साहब को दे लें, वो शराब पी के डांस कर लें, निकर पहन के डांस कर लें, ये क्या इंसाफ करेंगे? ये ला सकते हैं? ये कभी नहीं ला सकते इंसानी निज़ाम, जितनी ये खुद नहीं चाहेंगे अपने। इस मुल्क का अल्लाह ही आफत, बस इतना मैं कह सकता हूँ। क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान की आवाम को कि हम तरक्की की राह पे आएँ? कोई नुस्खा बताएं। वाम को बस सही कि वाम को इनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, और प्रेशर डलेगा इनको तो ये इंसान के बच्चे बनेंगे, वरना कभी नहीं बनेंगे इंसान के बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये बताइएगा कि हालात कैसे हैं मार्केट के, कारोबार के? कारोबार के कोरोना के बाद तो आपके सामने ही है, कारोबार बिल्कुल ही ठप हुए पड़े थे, बिल्कुल जाम हुए पड़े थे। तो अभी इंशाल्लाह खुला है, अगर कंटिन्यू खुला रहा तो कारोबार इंशाल्लाह अच्छे होंगे। बहसीयत कौम हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? वैसे तो कौम हम तरक्की यही कर सकते हैं कि सारे ईमानदारी से काम करें, हुकूमत भी ईमानदारी से काम करे, हुकूमत भी आवाम को कुछ रिलीफ दे, कारोबार भी चले तो बेहतरी तरक्की होगी हमारी। पाकिस्तान जिस नाम पे लिया गया, जिस कलमे की बुनियाद पे लिया गया, वो मकसद हम क्या हासिल कर पाए हैं? मकसद देखिए हासिल काफ़ी हमने किया भी है और नहीं भी किया है। पहले कश्मीर में हम लड़ते रहे, दुनिया हमें मानती रही है कि ये कौम लड़ने वाली कौम है, अपने को पैरों पाँव पे खड़े होने वाली कौम है। आज भी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी कौम एक मजबूत कौम है और दूसरे मुसलमानों की खातिर भी लड़ सकती है, और इंशाल्लाह वक्त आएगा हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह दुनिया को साबित करेंगे कि पाकिस्तान एक कौम है, एक मुल्क है। अच्छा, क्या बहसीयत कौम हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं जिसमें मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल सकें हम? सर सारी दुनिया में ऐसे ही हैं, अच्छे बुरे लोग सारे दुनिया में। हमें ज़रा कुछ ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया जाता है। पाकिस्तान में कोई छोटा सा वाक़या हो जाए वो ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया जाता है। कितनी दुनिया की एजेंसियाँ हमारे मुल्क के पीछे पड़ी हुई हैं, हमारे मुल्क में काम कर रही हैं। हमारे मुल्क के ही सहूलतकार हमारे मुल्क को काफ़ी ख़राब किया है उन्होंने पहले, और दुआ है कि मुल्क में कोई अच्छा बंदा आए जो मुल्क को सही डगर पे लेके जाए, मुल्क को सही चलाए, और इंशाल्लाह उम्मीद है, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, कोई अच्छा बंदा भी आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। सर ये बताइएगा कि अलग वतन अजीज़ ले तो लिया, लेकिन हम एक अच्छी कौम नहीं बन सके। मेरे मुताबिक हम अच्छी कौम कब बनेंगे? अच्छी कौम तब बनेंगे कि अगर लीडर आपका अच्छा होगा। जब लीडर अच्छा होता है, वो ईमानदार होता है, वो बात भी अच्छी करेगा, दीन की भी करेगा। यहाँ तो सारे जितने भी अभी तक आए हैं सारे जो ना मतलब परस्त हैं। आप अब जो आपका हुक्मरान है उसको भी ले लें, और जो पीछे हुक्मरान थे उनको भी ले लें। आपको सब पता चल जाएगा कि ये लोग क्या करते हैं। सिर्फ अपने मफाद हैं और कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने मफाद के लिए सब कुछ करते हैं, ना दीन के लिए करते हैं ना दुनिया के लिए करते हैं। आप अल्लाह के रसूल की हदीस देख लें कि आप दीन और दुनिया को साथ लेके चलें। ये सिर्फ मफाद को साथ लेके चलते हैं और किसी चीज़ को साथ लेके नहीं चलते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि पाकिस्तान इतना अरसा हो गया बन गया, मार्ज़ वजूद में आ गया, लेकिन हम ना उस तरह तरक्की कर सके, ना अच्छी कौम बन सके। क्या वजह है इसके पीछे? यार इसके पीछे जो मेन है वो करप्शन है। हमारे मुल्क को जितने पिछले लीडर आए हैं उन्होंने करप्शन की है, हमारे मुल्क को उन्होंने लूटा है। इस वजह से हमारा मुल्क आगे नहीं जा सका। ईमानदार लीडर हमें कोई नहीं मिला अब तक। अब ये इसको हमने वोट दिए इमरान खान को, ये ख़ुद तो ईमानदार है, लेकिन नीचे इसकी जो टीम है ना उस पर हमें भरोसा नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान को डिलीवर करेगा, इंशाल्लाह आगे लेकर जाएगा। अच्छा, आपकी बात रोकूंगा यहाँ पे। आपने कहा कि वो ख़ुद तो ईमानदार है लेकिन उनकी जो टीम है वो करप्ट है, ये इस तरह कह लेते हैं, तो फिर वो उन्हें फारिग क्यों नहीं करते? उनको फारिग करना चाहिए क्योंकि उसके पास पीछे कोई है नहीं है इस तरह का बंदा जो है ना, उनका बैकअप नहीं है इसके पास कुछ जो इसको जिसके पास एक्सपीरियंस हो इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। वक्त के साथ साथ इसके पास अभी फ़िलहाल इतना पावर नहीं है। जब इसके पास पावर आ जाएगी, इन जो खब्बे सज्जे इनके पास खड़े हुए हैं ना लोग, इनको फारिग कर देगा। वैसे ये जैसे जंगीर तरीन ने वो किया है, इसका एक्शन लेना चाहिए उसको, इमरान खान को। हमें तो वैसे ये आखिरी उम्मीद नज़र आई है इमरान खान, इसके बाद हमने किसी को आजमाना भी नहीं और वोट भी नहीं डालना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि वतन अजीज़ हासिल कर तो लिया हम लोगों ने, लेकिन जिस नाम पे ये मुल्क लिया गया था कलमे की बुनियाद पे, इस्लामिक कवानीन क्यों नहीं नाफिज हो सके? सर बेसिकली बात ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो सिंसियर नहीं है, और जिस दिन वो सिंसियर हो जाएंगे ना तो इस्लामी कानून भी जो है वो नाफिज हो जाएगा इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है क्योंकि हम सब पाकिस्तानी है और हमारा जो जज्बा है ना, हम जज्बे की बुनियाद पे चल रहे हैं। ठीक है, जिस बंदे का जज्बा ओके होगा ना, इंशाल्लाह आगे से भी काम सारे ओके ही होंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, ये बताएं कि इतना अरसा बीत गया, हमें एक अलग मुल्क मिल गया, हम उस तरह तरक्की क्यों नहीं कर सके? नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम जिस नाम पे, जिस बुनियाद पे हमने मुल्क लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम वो कानून क्यों नहीं नाफिज कर सके इस मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि ना हमारे मुल्क में जब तक इस्लामी कानून जो नाफिज हुआ है उस पर हम अमल पैरा नहीं होंगे, जब तक हम तरक्की की तरफ नहीं चल सकते। सबसे बड़ी बात, हम अपने बच्चों के लिए जो स्टार्टेड बेसिस पे एजुकेशन ही देते हैं ना, वो भी इस्लामिक तर्ज पे नहीं है। कोई इस्लामी कोई कानून नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई इस्लाम के मुताबिक कोई सिस्टम ही है ही नहीं पाकिस्तान में, तो ख़ासकर नज़र ही नहीं आ रहा, जबकि होना चाहिए। जबकि इसके अगेंस्ट जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो हमारे जो रूल्स हैं ना, मुस्लिम जो रूल्स हैं, हमारे इस्लामी रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत पीछे हैं। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि हम अपने जो हमारे हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले ना ये इब्तदाई ना जो जड़ों में जो बेस जो बनती है ना, वो इस्लामी कानून के तहत बच्चों को लेकर आएँ। वही बच्चे कल को जवान ग्रोथ जो हमारी जो ग्रोथ बनती है वो आगे डेवलपिंग की तरफ लेके जाती है, सिर्फ इस्लाम के नज़रिए के मुताबिक। बाकी दूसरी तरफ जो हम मुल्क को देखा जाए, मुल्क में अगर हम तरक्की नहीं कर रहे तो इसकी बहुत ज़्यादा रीज़न्स यही हैं कि ना हमें जो ईमानदारी है ना वो हमारे अंदर नहीं है, हमें एक दूसरे का एहसास नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम अपने आप से ही सिंसियर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर ये बताइएगा, पाकिस्तान बने काफ़ी अरसा बीत गया, हमारे मुल्क में इस्लामी कवानीन क्यों नाफिज नहीं हो सके? इसकी मेन रीज़न है एजुकेशन, अवेयरनेस और कुछ हद तक ब्रॉटअप्स पेरेंट्स की, और मेन उसके ऊपर आती है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये काम तो गवर्नमेंट का है कि अवेयरनेस क्रिएट प्रोग्राम्स अरेंज करें, डोर टू डोर जाके इनको कंपेन्स करें। दैट इज़ द मेन रीजंस। ओके, अच्छा ये बताइएगा कि बहैसियत कौम हम क्या करें कि पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में उसका शुमार हो जहाँ हम देखना चाहते हैं उसे? हमें क्या हम अपने फ़राइज़ अच्छे अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं? राइट नाउ अगर आप देखें तो ऐसा तो अभी तक वो तो लास्ट 70 ईयर्स ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ हुआ है वो अपनी मदद आपके तहत ही हुआ है। मेन चीज़ मैंने अभी आपको मेन चीज़ की है अवेयरनेस और एजुकेशन। जो आपकी जो मेन नेसेसिटीज़ हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इनके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आप यू विल बी अ गुड नेशन इन द वर्ल्ड। नाज़रीन, पाकिस्तान बनने के बाद मार्ज़ वजूद में आने वाला मुल्क बांग्लादेश पाकिस्तान से जुदा होते ही ग्रेजुअली तरक्की करता गया। पाकिस्तान आए रोज़ तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों है, इस हवाले से जानते हैं कि सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी साहब क्या कहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान के साथ एक बड़ा अलमिया हुआ। पाकिस्तान का जो वजूद था वो मुस्लिम लीग का क़याम जो था वो मशरक़ी पाकिस्तान में अमल में आया था 1906 में। मुस्लिम लीग की बुनियाद रखने के बाद एक तगोदो शुरू हुई और वो नज़रियाती तगोदो थी, लेकिन हमारी बड़ी कौमी और सियासी बदकिस्मती ये रही कि अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान में बांग्लादेश बन गया, और ये हमारे लिए लम्हे फ़िक्रिया है। देखें, बात ये कि लम्हे फ़िक्रिया क्या है कि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के बाद वहाँ पर हिंदुस्तान की इजारादारी कायम हुई। वो हिंदुस्तान के दबाव में है, लेकिन हिंदुस्तान के प्रेशर में होने के बावजूद वो तरक्की की शाहराह पे गामज़न नज़र आता है, तरक्की करता नज़र आ रहा है। वहाँ के लोगों के अंदर एक खुशहाली है, और हम एक आज़ाद, बावकार और न्यूक्लियर मुल्क होने के बावजूद हम उस तरह तरक्की नहीं कर सके जिस तरह बांग्लादेश में है। और पाकिस्तान के अंदर पूरा पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान को कुदरत ने क्या नहीं दिया, और उसकी बड़ी सारी वजूहात हमारी अंदरूनी वजूहात हैं कि हमारे अंदर इंतशार है, खलफशार है, और जब तक हम इस पे काबू नहीं पाते हम वो पाकिस्तान नहीं बना पाएंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसे पाया तकमील पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहुँचाया था। मैं समझता हूँ कि ये उम्मीदें और तवक्कुआत पाकिस्तान की नई नस्ल से हैं। पाकिस्तान की नई नस्ल भरपूर अंदाज के अंदर
तगोदो करने की अपने अंदर स्पिरिट भी रखती है, हौसला भी रखती है। तो नई नस्ल को अपनी तमाम तर ख्यालात का महवर पाकिस्तान को बनाना चाहिए। हम आज के पाकिस्तान को एक अच्छे इंजीनियर की, एक अच्छे साइंसदान की, अच्छे वकील की, अच्छे सहाफ़ी की, अच्छे जज की, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एयर कमोडोर खालिद चीसी साहब के घर। एयरफोर्स में फ़ाइटर पायलट के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रखी है, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प वाक़यात। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। यौम आज़ादी मुबारक। आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है और जिस शख्स के मरून मिन्नत हैं आज़ादी के लिए, उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मैं एक छोटा सा उनका परस्तार हूँ और उनकी गुजारिशात उनके बारे में मेरे लिए फ़ख्र होता है। वाक़या मैं यूँ सुनाता चलूँ कि आखिरी दिनों में ज़ियारत में थे और बीमार थे, खाना पीना छोड़ दिया था, बहुत कम खाते थे और डॉक्टरों ने फ़ातिमा जिन्ना को मशवरा दिया कि अगर कायद-ए-आज़म ने खाना पीना ना शुरू किया तो इनकी ज़िंदगी को बीमारी से ज़्यादा कमज़ोरी से ख़तरा है। फ़ातिमा जिन्ना परेशान हुई, सोचा क्या करें। एडीसी ने मशवरा दिया कि लाहौर में एक कुक है ममदोट हाउस में, जब कायद-ए-आज़म लाहौर तशरीफ़ ले जाते हैं तो वहाँ पे वो ममदोट हाउस से बावर्ची आकर उनके लिए खाना बनाता है, तो क्यों ना उनके पसंदीदा बावर्ची को जहाज़ पे क्वेटा बुलाया जाए और यहाँ पे वो खाना बनाए उनके लिए। मसला ये था कि अगर कायद-ए-आज़म को बता के इजाज़त ली जाती तो पता था कि इजाज़त नहीं मिलनी। उसको जहाज़ पे बुलाया गया। उस शेफ़ को फ़ातिमा जिन्ना ने कहा जब वो पहुंचा कि सबसे पसंदीदा कायद-ए-आज़म का खाना बनाओ और जो सबसे अच्छा तुम बना सकते हो। बग़ैर बताए भाई को खाना बनाया गया। बहन खाना अंदर ले गई और भाई से बड़ी ज़िद की कि चख लें। कायद-ए-आज़म ने चखा और उसके बाद खुशगवार हैरत हुई फ़ातिमा जिन्ना को कि कायद-ए-आज़म खाते चले गए और उन्होंने खाना पेट भर के खा लिया। और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ। खुशी का समा था बाहर जब ये पता लगा कि कायद-ए-आज़म ने पेट भर के खाना खाया है। थोड़ी देर बाद जब बर्तन उठाए गए तो एडीसी को अंदर बुलाया और पूछा कि ये खाना किसने बनाया था। तो एडीसी ने कहा कि सर, अब झूठ कोई बोल नहीं सकता था जिन्ना साहब के आगे। तो एडीसी ने कहा कि सर, जो बावर्ची आप हमें पसंद है ममदोट हाउस लाहौर से, उसको जहाज़ पे बुलाया गया था। कहते उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया। उसके रिटर्न टिकट का ख़र्चा अपनी चेक बुक से काटा और उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इसको वापस भेज दो, ये गरीब कौम है, मेरे मुंह के जायके के लिए इस अय्याशी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ईमानदारी का ये आलम था कि इतने मशहूर वकील थे कि फ़ीस अपनी एडवांस लेते थे जब मुकदमा पढ़ लेते थे। जब ये समझते थे कि सच्चा केस है तो लड़ते थे और 100% फ़ीस एडवांस लेते थे। एक दफ़ा एक हिंदू क्लाइंट आया उनके पास और उसने कहा कि आप मेरा मुकदमा लड़े। देखने के बाद हामी भरी और सारे पैसे एडवांस ले लिए और उसे कहा कि मैं 10 पेशियों में तुम्हारा मुकदमा ख़त्म कर सकता हूँ और हर पेशी का मैं 500 रुपया लूँगा। और उस ज़माने में ये बहुत बड़ी रकम थी। वो हिंदू क्लाइंट बड़ा अमीर था, उसने फ़ौरन 5000 रुपये दे दिए एडवांस। कायद-ए-आज़म ने मुकदमा लड़ा और 10 की बजाय 3 पेशियों में मुकदमा ख़त्म कर दिया और जीत लिया। जब वो कायद-ए-आज़म के पास आया खुशी से, कायद-ए-आज़म ने 3500 रुपया जो पेशियाँ नहीं हुई थी उसको वापस करने की कोशिश की तो उस क्लाइंट ने इनकार कर दिया और उसने कहा कि आपसे मेरा 10 पेशियों का समझौता था, ये आपकी महारत है पेशा वराना जिसकी वजह से आपने ये मुकदमा 10 की बजाय 3 पेशियों में ख़त्म कर दिया है, तो ये आप पैसे रखें। तो आगे से फरमाते हैं, जिन्ना सिर्फ वही लेता है जिसका वो हकदार होता है। ऐसे लीडर थे ख़वातीन व हज़रात। पाकिस्तान की कदर कीजिए, आज़ादी की कदर कीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का ख्वाब इसलिए देखा ताकि मुसलमान आज़ादाना तौर पर अपनी मजहबी रसूमात आसानी से अदा कर सकें। एक नज़र उन ममालिक की तरफ दौड़ाइए जहाँ मुसलमानों को मजहबी रसूमात की अदायगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुदारा अपने इस मुल्क की, इस चमन की कदर कीजिए। इसी बात के साथ अपने मेज़बान वक़ार अहमद कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।